वेलकम बैक व्यूअर्स, आप देख रहे हैं आपका प्रोग्राम कहानी कुर्सी की। मैं सौरभ आपके साथ, हर्षवर्धन त्रिपाठी जी, आरती टिक्कू जी, समीर चौगांवकर साहब बने हुए हमारे साथ। ब्रेक से पहले उपचुनाव की हम लोगों ने बात की, हिमाचल प्रदेश की, उत्तराखंड की बात करते हुए मैंने आपको जरा यहाँ मैंगलोर सीट के समीकरण बताए थे। मैंगलोर में मुकाबला जो है बीजेपी और कांग्रेस और बसपा के बीच में चल रहा है और यहाँ बसपा के उम्मीदवार जीते थे सिर्फ 598 वोट से पिछली बार, तो इसलिए बड़ा इंटरेस्टिंग चुनाव यहाँ पर होगा। लेकिन यहाँ पर मुस्लिमवादी काफ़ी, इस बहाने मैंने आपको महमूद मदनी साहब का, जमीयत उलमाए हिंद के नेता जो हैं, उनकी मैंने आपको बात बताई। दरअसल जमीयत उलमाए हिंद ने अभी पीछे एक बड़ी बैठक की है अपने लोगों की, उसमें उन्होंने 2-3 बातें कहीं। एक तो पहले उसमें एक रेजोल्यूशन पास हुआ, उस रेजोल्यूशन में ये लिखा था कि भारत के स्कूलों के अंदर, देश भर के स्कूलों के अंदर मुस्लिम बच्चों को हिंदू रीति रिवाज, रियायतों, पूजा पद्धति आदि से दूर रखा जाए। ये हो रहा है और अब ये स्वीकार हमको नहीं है कि मतलब स्कूलों के अंदर आप सूर्य नमस्कार कराएंगे, आप सरस्वती वंदना कराएंगे, आप किसी और तरीके की कोई और प्रार्थना करवाएंगे, ये हमको स्वीकार नहीं है। मुस्लिम बच्चों को इस बात के लिए मजबूर किया जाता है और वो ये बिल्कुल गलत है। और हम ऐसे बच्चों के माता पिता से ये कहते हैं कि आप जहाँ कहीं भी हो इस बात का विरोध दर्ज कराइए अपने स्कूल के अंदर जहाँ भी बच्चा पढ़ रहा है। तो उसमें एक ये महत्वपूर्ण रेजोल्यूशन उन्होंने पारित किया। अभी आज से तो हो नहीं रहा, सूर्य नमस्कार या सरस्वती पूजा वंदना, ये सब चीज़ें तो होती ही आई हैं, हम सभी लोग ऐसे ही स्कूलों में पढ़े हुए हैं, लेकिन अब इसको इशू बनाया जा रहा है। एक दूसरा, उन्होंने खुद जब अपना स्पीच किया तो उसमें उन्होंने एक बात बोली, मैंने आपको ब्रेक से पहले सुनाया था कि सीने पर गोली खाएंगे, पीठ पर नहीं, हम जिंदा कौम है, हालात से घबराएंगे नहीं। फिर उन्होंने कहा इस समय हम बहुत नाजुक दौर से गुजर रहे हैं। वो जो कुछ कह रहे हैं देश के मुसलमानों के लिए कह रहे हैं कि हम इस वक्त एक बहुत नाजुक दौर से गुजर रहे हैं। भारत के मुसलमान अपनी बात का इजहार लोकतांत्रिक तरीके से भी नहीं कर सकता, फिलिस्तीन के मामले में भी नहीं बोल सकता। फिलिस्तीन बहुत इंपॉर्टेंट है उनके लिए, फिलिस्तीन के मामले में भी नहीं बोल सकता। और फिर उन्होंने कहा मैं कहना चाहता हूं, हुकूमत के बदलने से हालात नहीं बदलने वाले। जब जिम्मेदार लोग, मतलब प्रधानमंत्री, एक कम्युनिटी को ज्यादा बच्चा पैदा करने वाले और घुसपैठिए कहेंगे तो सोचिए हम क्या कहेंगे, हम क्या करेंगे। फिर उन्होंने ये कहा आगे कि आपको सिस्टम में आना पड़ेगा। उन्होंने कहा मैं सभी मुसलमानों से ये दरखास्त करता हूं, सरकारी नौकरी लीजिए, सरकारी नौकरी लेकर सिस्टम का हिस्सा बनिए, तभी जाकर आपकी सुनवाई होगी, वरना आपकी कोई सुनवाई नहीं होगी। और फिर वो ये कहते हैं कि हमारे दरवाजे हर किसी के लिए खुले, हर पार्टी के लिए खुले, हमारे लिए कोई पार्टी अछूत नहीं है। कैसे देख रहे हैं सर इस बयान को, समीर जी? देखिए, मुझे लग रहा है कि ये बयान उनकी तरफ से, मैं बयान भी है, सुनवा देता हूं। महमूद मदनी, मुल्क में एक मुहलिक बीमारी फैली है, फिरकावाराना तनाव की बीमारी। उससे मुकाबले का सबसे मौसर रास्ता यह है कि पसमानदगी के दलदल से निकलने के सारे सेहतमंद रास्तों पर चला जाए। तालीम गाहें हो या बाजार, आर्ट स्पेस हो या अस्पताल, अदालतें हो या खेल कूद के मैदान, अदालतों का हाल भी ऐसे ही हो गया है। हर जगह अपनी मौजूदगी दर्ज कराने की मेहनत हमें तेज करनी चाहिए। हर मैदान में अपना हिस्सा क्लेम करने की स्पिरिट परवान चढ़नी चाहिए। सरकारी इदारों में भर्तियों पर खास तवज्जो दी जाए। अगर हम कारोबार की तरफ तवज्जो देंगे तो उसी के साथ साथ हमको सरकारी भर्तियों में उस पर तवज्जो देनी चाहिए, काबिलियत पैदा करनी चाहिए। क्योंकि सिस्टम से बाहर रहकर सौतेले सुलूक से निजात पाना बड़ा मुश्किल काम है। मैं यह आपसे यह कहता हूं, नहीं कहना चाहता लेकिन कहता हूं इस बात को, हम हिंदुस्तान की, भारत की सारी पॉलिटिकल पार्टीज को, मुसलमानों के पास सारी पॉलिटिकल पार्टीज के लिए दरवाजा खोलना चाहते हैं। लेकिन अगर किसी ने मुसलमानों की शनाख्त ही मिटाने का नियत कर ली हो, उन्हें यह मंजूर न हो कि मुसलमान मुसलमान रहे, तो फिर क्या होगा? इसी किस्म के बोल होते हैं जो आप किसी के मन में बीज बोते हैं जहर का। सिंपल सीधी सी एक बात, मुसलमान मुसलमान न रहे, मुसलमान की शिनाख्त मिट जाए, कौन चाहता है विदेश के अंदर? कौन कर लेगा? चाहने की बात तो छोड़ दीजिए, मैं कह रहा हूं कर कौन लेगा? कितनी आबादी होगी मुसलमानों की अब देश के अंदर? कोई कहता है 30 करोड़ पहुंच गई, कोई कहता है 20-25 करोड़, व्हाटएवर। जो वो बात कह रहे हैं सिर्फ किसी के मन में जहर भरने के अलावा और क्या है? आप ऐसी बात कह रहे हैं, एब्सर्ड बात कह रहे हैं मौलाना महमूद मदनी।
उन्होंने कहा मैं कहना नहीं चाहता, कहता हूं कि हम हमारे दरवाजे हर पॉलिटिकल पार्टी के लिए हमारे खुले हैं। मैं कह रहा हूं कि मैं कहना चाहता हूं, मैं इसीलिए कह रहा हूं महमूद मदनी जहर बोल रहे हैं। और महमूद मदनी है किस तरफ आज तक यही नहीं तय कर पाया कोई। इनके बारे में अक्सर हम ये सुनते हैं कि ये बीजेपी की तरफ से बैटिंग करते हैं, अक्सर इन पर ये इल्जाम लगता है और ये इल्जाम मुसलमान ही लगाते हैं और कोई नहीं लगाता। तो महमूद मदनी साहब चाहते क्या हैं, करना क्या चाहते हैं? आप देश के किसी मुद्दे पर बोले, किसी एक मुद्दे पर देश के बोले हो इसके अंदर? एक बात उनकी अच्छी लगी, आप उनसे कह रहे हैं कि आप अपनी मुसलमान सिस्टम का हिस्सा बने। हर कोई चाहता है आप सिस्टम का हिस्सा बनिए। आप सरकारी नौकरी के जरिए सिस्टम का हिस्सा बनना चाहते हैं, उसके जरिए आइए। आप बड़े कारोबारी बनना चाहते हैं, आप शिक्षा हासिल कीजिए, सब नहीं कीजिए। सर, आपने कहा ना सर कि महमूद मदनी क्या चाहते हैं। वो चाहते हैं कि मुसलमानों का बच्चा मदरसों में पढ़े, अंग्रेजी स्कूल में नहीं पढ़े। अभी तो कह रहे हैं सरकारी नौकरी लो। नहीं, वही बता रहा हूँ। वो कहते हैं कि हाई कोर्ट में और सुप्रीम कोर्ट में और लोअर कोर्ट में कितने मुसलमान जज हैं, ये देखा जाए, सरकार वहां मुसलमानों की संख्या बढ़ाए। वो मांग करते हैं कि पुलिस में मुसलमानों की संख्या बढ़ाई जाए। सरकारी जितनी महत्वपूर्ण नौकरी है वहां मुसलमानों को आरक्षण सुनिश्चित किया जाए। ये मदनी साहब के पहले की मांग रही है कि भाई सरकारी विभागों में मुसलमानों के लिए आरक्षण आप निश्चित कीजिए कि जो मुख्य पद है वहां पर इतने % मुसलमान रहेंगे। तो मदनी साहब का ये पहली बार नहीं है। मदनी साहब तो लगातार बोलते रहे, तब भी बोलते थे जब नरेंद्र मोदी गुजरात के मुख्यमंत्री थे, तब इनका बयान बहुत चर्चित हुआ था कि अब मोदी गुजरात पहुंच गए हैं। गोधरा के बाद का बयान था कि जितने जल्दी हो सकता है गुजरात का मुसलमान देश के दूसरे हिस्से में अपना घर ढूंढ ले। अच्छा, तो ये मदनी साहब तो लगातार जहर उगलने के लिए जाने जाते रहे। बीच बीच में ऐसा कहा जाता है कि भारतीय जनता पार्टी के लिए, मुझे लगता है भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ सबसे ज्यादा मदनी साहब ही बोले हैं। नहीं, बट ऐसा इन पर इल्जाम लगता रहा है बीच बीच में। लगता रहा है, कुछ मुसलमान लगाया होगा बीच में, उन्होंने कुछ ऐसा बयान दिए होंगे। किसकी तरफ है आरती जी? देखिए, मुझे तो आज तक इनके साथ मेरी डिबेट भी हुई है एक बहुत बड़े मंच पे, और मुझे तो हमेशा यही लगता है कि मदनी साहब हिंदुस्तान के नहीं है। बाकी ये किसकी राजनीति खेल रहे, किसकी नहीं खेल रहे, मुझे नहीं मालूम, लेकिन ये हिंदुस्तान की बात नहीं कर रहे। क्यों कहती हैं आप ऐसा? क्योंकि ये मुस्लिम सब नेशनलिज्म के जो बीज है वो बो रहे हैं, लगातार बो रहे हैं पूरे देश में। जब आप मुस्लिम आइडेंटिटी की बात करते जाएं, ना कि आप भारतीय आइडेंटिटी की। मुसलमान भी तो भारतीय है, कि आपने उनको बिल्कुल करार दिया है कि नहीं, मुस्लिम्स जो इंडिया के अंदर है, जो भारत के अंदर है, वो अपने आप में एक नेशन है? ऐसा तो नहीं है। लेकिन इनकी, मुझे बताइए, इनकी विचारधारा में और मौलाना मदूदी की विचारधारा में क्या अंतर है? कोई अंतर नहीं दिख रहा। बेशक इन्होंने अपने आप को जमायतुल हिंद कह दिया हो, लेकिन जो मदूदी ने बीज बोया, जहर बोया, अपनी जमात इस्लामी फिलॉसफी जो पाकिस्तान ने निभाई, उसमें और इसमें कोई अंतर नहीं है। दूसरी इनकी बात कि स्कूलों की बात जब करते हैं कि स्कूलों में सूर्य नमस्कार ना हो, सरस्वती वंदना ना हो, भाई ये हमारे कल्चर का हिस्सा है, इसमें रिलीजन कहीं नहीं आता है। ये कल्चरल इंडिक वैल्यू है, ये हमारे सिविलाइजेशनल वैल्यूज है। आप अगर इसको नकारना चाहते हैं तो आप भारतीय नहीं है। एक ही बार कह दीजिए कि आप लोग भारत के निवासी नहीं है, आप सिर्फ मुसलमान। वो डिमांड करेंगे कि मुसलमानों के लिए अलग स्कूल बने, अलग कॉलेज बने। नहीं, बना तो दिया पाकिस्तान में, तो पाकिस्तान में बना तो दिया 1947 में। अगर अभी भी 75 साल के बाद भी ये वही फिलॉसफी को लेकर टू नेशन थ्योरी बोल रहे हैं कि हिंदू और मुसलमान अलग है। पहले तो ये हिंदू है, पहले तो ये भारतीय है, उसके बाद ये इस्लाम इन्होंने कबूल किया। अपनी ये तो समझ ले कि 5000 साल की अपना इतिहास तो समझ ले। तो बार बार जो ये कहना कि स्कूलों में, एजुकेशन सिस्टम में, भाई एजुकेशन सिस्टम में मैं तो बहुत क्लियर हूं, या तो सारे के सारे जितने भी धर्म हैं उन सबकी किताबें पढ़ाई जाए, या तो किसी की ना पढ़ाई जाए। तो इनका जो लेकिन मुद्दा है, इनका मुद्दा है कि मुसलमान को वो सारे अधिकार मिले जो बाकी भारतीयों को है, लेकिन मुसलमान को कोई भी ऐसी ड्यूटी जो देश के प्रति है वो नहीं निभाएंगे। इसलिए मैं मानती हूं कि ये तो बिल्कुल ये यू थिंक दिस इज फेयर? ये कहना कि मुसलमान को कोई ड्यूटी नहीं निभाना चाहते, नहीं देना चाहते, तो कह तो रहे हैं कि भाई आप हमारी आइडेंटिटी, क्या आपकी आइडेंटिटी, आपकी मस्जिदें, आपका मदरसा, आप लोगों ने जितना शोर उठाया, अभी तक यूनिफॉर्म सिविल कोड हो ही नहीं पाया। 75 साल हो गए देश में, सेंट्रल लेवल पे यूनिफॉर्म सिविल कोड नहीं है। तो क्या इनके साथ
क्या नाइंसाफी हो रही है। खुद अगर ये चाहते हैं कि बच्चे मदरसों में जाए तो उसमें कोई जबरदस्ती तो नहीं कर सकता। ऑलराइट, हर्षवर्धन जी। सौरभ जी, आप पूछ रहे हैं किसकी तरफ है ये शरिया की तरफ है। ये चाहते हैं आज से भारत में शरिया लागू हो जाए। और निजी तौर पर एक बार मैंने कहीं और ये सवाल पूछा था तो उन्होंने कहा कि हाँ ठीक है। मैंने कहा शरिया में तो फिर ये भी है, आप अगर महिलाओं को हिस्सा नहीं देना चाहते, उनके अधिकार नहीं, तो फिर तो हाथ पांव काटने वाला भी है। तो उन्होंने कहा हाँ ठीक है, वो भी लागू कर दीजिए। इन्होंने बोला मतलब मेरे सवाल पर ही बोला, कहीं और था, इसलिए जिक्र उसके लिए कर रहा हूं। तैयार है, राजी उसके है। लिए तैयार, वो कह रहे हैं हाँ ठीक है करिए। अब इसके आगे आइए, जब ये कह रहे हैं बदनी साहब को सिस्टम वीजा का- लगवा लेना चाहिए। जब आप कह रहे हैं कि सिस्टम का हिस्सा, देश का राष्ट्रपति, देश का उपराष्ट्रपति, देश का मुख्य चुनाव आयुक्त, ये सिस्टम से बाहर के लोग हैं। देश के गृह मंत्री रहे देश के गृह मंत्री शिंदे साहब, मुफ्ती मोहम्मद सईद। नहीं, मुफ्ती मोहम्मद सईद, सॉरी, जिस वक्त वो मतलब आप उनकी बेटी का बेटे का अपहरण बड़ा। हुआ। लेकिन ये कहने का मतलब क्या है, इसको समझिए। यही वो भाषा है, यही वो भाषण है, यही वो बात है जो हिंदू मुसलमान में डिवाइड पैदा करती है। सिस्टम में घुसने का मतलब क्या, कि आप सिस्टम में घुसकर कब्जा कीजिए और दूसरों को बाहर निकाल दीजिए। ये इस बात को बोलते नहीं है, लेकिन जब अपने में होते हैं तो वो यही बात करते हैं जो कह रहे हैं ना कि हम कहना चाह रहे हैं। और कोई कौम जिंदा है, कोई कौम जिंदा नहीं है, ये तय करने का अधिकार मदनी साहब आपको नहीं, वो इतिहास तय करता है, तय करता रहा है। आधुनिक युग में बर्बर मध्यकालीन समाज की बातें करना बंद कीजिए। और जहां तक रही हुई सरस्वती वंदना की, तो उस्ताद बिस्मिल्लाह खां, उस्ताद अमजद अली, ये सब लोग जब शुरुआत करते हैं तो क्या करते हैं। और कोई भी दुनिया के मुस्लिम मुल्कों में भी योग हो रहा है। अब आप उसको सूर्य नमस्कार के कहिए या आप समझ लीजिए कि आपकी नमाज का हिस्सा है, सोचना आपको है। लेकिन ये जो डिवीजन आप करना चाह रहे हैं, ये जो मदरसा बढ़ाना चाह रहे हैं, ये जो अपनी दुकान चलाना चाह रहे हैं, अब तो भारत में नहीं होगा मदनी साहब। और मुझे बड़ा बुरा लगता है जब कोई भाई, मुसलमान भाई मित्र जो है, वो बढ़िया टी शर्ट, जीन्स, अच्छा चश्मा सब पहने हुए, और उसके साथ उसकी पत्नी एयरपोर्ट पर दिखती है, ऊपर से नीचे तक बुर्के में कैद। मेरा अधिकार नहीं है, वो जैसे रहना चाहे रहे, वो उस महिला का अधिकार है। ये क्या चाह रहे हैं, वो उस पुरुष को भी ऐसे ही दाढ़ी बढ़ा के, मतलब कोई अगर कहे तो मुझे उसमें ऐतराज नहीं है, मेरी मर्जी, आज मैं ये पहनता हूं, कल मैं कुछ और पहनूंगा, परसों में कुछ और पहनूंगा। लेकिन ये पूरे देश को उसी तरह से ले जाना चाहते हैं, शरिया कानून लागू करवा देना चाहते हैं, इस देश को वो अफगानिस्तान बनाना चाहते हैं। लेकिन इनकी जो शिकायत प्रधानमंत्री मोदी से है कि हमको ज्यादा बच्चे पैदा करने वाले, हमको घुसपैठिया बोला, और अगर उस पद से बैठा कोई व्यक्ति कहेगा तो हम क्या सोचें, हम क्या कहें। क्या घुसपैठ बड़ी समस्या नहीं है? क्या जनसंख्या असंतुलन बड़ी? मैं जनसंख्या नियंत्रण के पक्ष में नहीं हूं, नहीं होना चाहिए भारत में। अब कोई ऐसी जनसंख्या की समस्या नहीं, लेकिन प्रॉब्लम वो नहीं है, असंतुलन प्रॉब्लम तो वो होगा नहीं, ना। वो बयान सीधे सीधे मुसलमानों ने अपने खिलाफ माना। घुसपैठ क्या हिंदू कर रहे हैं? घुसपैठ कौन कर रहा है? अगर घुसपैठ मुसलमान कर रहे हैं, हो सकता है कोई वजह हो, तो आप उसको स्वीकार करिए ना। आप क्यों फिलिस्तीन के पक्ष में, हमास के पक्ष में रैली निकालने को अपना एक अधिकार समझ रहे हैं? जब आप, जिसको कहते हैं ना कि अरब की तरफ मुंह करके सारा काम आपका होगा, हिंदुस्तान की जमीन से आप नहीं जुड़िएगा तो यह मुश्किल होगी। और ये एक बार नहीं, जाने कितनी बार ये बहस हो चुकी है। और उसी बहस में 1947 में पाकिस्तान बना। अब आप यहां हैं तो यहां की इस भूमि की जो संस्कृति है, जो विरासत है, जो कुछ हम आगे बढ़ाते हैं, उसकी बात करनी होगी। और उसमें आपको अपनी उपासना पद्धति, अपनी आस्था में कहीं कोई दिक्कत ना है, न होने वाली है, इसकी कोई समस्या नहीं। अरे देखिए, जिस भी बैठक में, जलसे में वो मुसलमानों की प्रॉब्लम्स, उनकी परेशानियों की बात कर रहे होंगे, वहां वो बात कर रहे हैं कि हमको फिलिस्तीन के हक में विरोध नहीं करने दिया जाता भारत में। ये उनका एक बड़ा इशू है। और उनको शिकायत ये भी है कि भारत सरकार इजराइल को गोला बारूद हथियार देना बंद करे। देखिए, जिस लीडर को अपने देश के क्या हित है, नेशनल इंटरेस्ट क्या है, इंडिया की इकोनॉमी का इंटरेस्ट नहीं मालूम, इंडिया की मिलिट्री इंटरेस्ट नहीं मालूम, इंडिया की स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट नहीं मालूम, लेकिन वो फिलिस्तीन के इंटरेस्ट में बात कर रहे हैं, तो उसको क्या कहते हैं? उसका एक वर्ड है, मैं बोलूंगी तो बहुत ही चुभेगा इन सबको, देशद्रोही कहते हैं। जिनको अपने ही देश के हित मालूम नहीं, लेकिन दूसरे देश के हित के बारे में पैरवी करते जाते हैं, तो वो देशद्रोही होते हैं। इसलिए इनको इन मामलों पे तो बोलना ही नहीं चाहिए कि भाई इंडिया की क्या, इंडिया मतलब जब जंग होगी इंडिया पाकिस्तान में,
तो इन जैसे लोग जो है वो पाकिस्तान का नारा लगाएंगे, क्योंकि इनके हिसाब से तो पाकिस्तान, फलस्तीन, जितने भी इस्लामिक नेशंस है उनको जितने भी आर्म्स एम्युनिशन है उनको मिलने चाहिए, ना कि कोई किसी और को। तो मुझे लगता है ये मदनी साहब और इन्होंने इन जैसे मौलवियों ने, मौलानाज ने मुसलमान कम्युनिटी जो भारत की है वो मिसलीड कर रहे हैं, लगातार मिसलीड कर रहे हैं। लेकिन मुझे ये भी यकीन है कि भारत के कई सारे मुसलमान जो है इनकी बातों को सीरियसली नहीं ये बात होनी चाहिए। वे इनका क्या है, मतलब प्रभाव क्या है इनका? ये मदनी साहब क्या चाहते हैं कि हमने एक आदमी पर इतनी बात तो कर ली, लिए किसको, कितने लोगों को रिप्रेजेंट करते हैं? बिल्कुल। और मदनी साहब क्या चाहते हैं कि लोकसभा में ओवैसी जो शपथ लेते समय फिलिस्तीन की बात करते हैं तो क्या उसको स्वीकार किया जाए, उसकी तारीफ की जाए? मदनी और ओवैसी जैसे लोग देश के जो राष्ट्रभक्त मुसलमान हैं उनके दुश्मन है मुसलमानों के। सर, मुसलमानों को यही भड़काते हैं। फिलिस्तीन की आप बात कर रहे हैं, और इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के इतने बड़े आदमी ने जो है तालिबान को फ्रीडम फाइटर्स कहा था। लेकिन और सब अपनी जगह है। ये तो सरकार की भी कमजोरी दिखाता है ना कि ओवैसी के ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हुई। क्यों कार्रवाई नहीं होनी चाहिए? और आप सब कुछ है, आपने चलो संसद सदस्यता नहीं गई, कोई नोटिस नहीं, कोई समन नहीं, कोई प्रिविलेज कमेटी में नहीं, कोई पेशी नहीं, कहीं तो जाके कोई खड़ा, कोई जवाब देते होगी या कोई भी कुछ आके बोल के चले जाएगा, उसके बाद हम लोग टीवी पे बहस करेंगे, बस काम खत्म हो गया। कल को कोई जय पाकिस्तान बोल देगा, कुछ भी बोल सकता है। ये तो वही, ये इश्यू तो वही है कि हमारे पास सेडिशन के लॉ भी है, हमारे पास ट्रीजन के भी लॉ है। हमारे अभी 2 ऐसे सांसद जीत करके आए संसद में जो खुले तौर पर सेपरेटिस्ट हैं, अमृतपाल पंजाब का और फारूक, क्या नाम है, राशिद इंजीनियर बारामूला। तो लगा एक जय खालिस्तान बोल सकता है, और उसको तो जेल से लाया गया शपथ लेने के लिए, वो जय खालिस्तान बोल देता। नहीं, यही तो इशू है कि हमारे यहाँ कानून होने के बावजूद ऐसे मौलवियों को, ऐसे मौलाना को इतनी छूट है कि वो कुछ भी देशद्रोह वाली बातें भी करेंगे, लेकिन कोई कार्यवाही नहीं होगी। ये इंडियन स्टेट की कमजोरी दिखाता है, ये इंडियन राजनीति की कमजोरी दिखाता है। मुझे नहीं लगता हमको इन लोगों को उतना ज्यादा ब्लेम करना चाहिए जितना कि हमें स्टेट को करना चाहिए, क्योंकि स्टेट की तरफ से कोई भी एक्शन नहीं है। अच्छा, मैं एक बार बिहार पे आगे बढ़ूं, लेकिन फिर इन्होंने ये कहा कि हमारे दरवाजे तो हर पार्टी के लिए खुले हैं। ये तो लिप सर्विस है, कहने वाली बात है। बिल्कुल, निश्चित रूप से वो भी जानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी उनको घास डालने वाली है, और भारतीय जनता पार्टी कितना भी उनकर कर लिया, मुसलमानों से जुड़ने नहीं वाला। अगर वो जुड़ना चाहते हैं किसी राजनीतिक दल से या कुछ, तो इस तरह के बयानबाजी देते हैं। वो देश से जो आदमी जुड़ नहीं चाह रहा, वो देश के राजनीतिक दल से कैसे जुड़ेगा? आप पहले देश से जुड़ो, देश की संस्कृति से जुड़ो, देश की सरकार पर भरोसा रखो। आप इस देश में रहते हो, यहाँ कमाते हो, यहाँ खाते हो, इस देश ने आपको नागरिकता दी है, और आप दूसरे देश का इस देश के अंदर रहकर गुणगान गाते हो जो भारत के दुश्मन है। चलिए सर, आगे बढ़ते हैं। हम लोग उपचुनाव की बात कर रहे थे, बीच में मदनी साहब की बात निकल आई। हाँ, बिहार के उपचुनाव की बात करता हूं। एक ही सीट है, रुपौली की सीट, बहुत इंटरेस्टिंग है व्यूअर्स। यहां पर कलाधर मंडल जेडीयू से इनका ये लड़ रहे हैं बीमा भारती आरजेडी से उनके साथ। बीमा भारती, आपको याद है, बीमा भारती ने लोकसभा का चुनाव लड़ा था पप्पू यादव के खिलाफ। पूर्णिया से लोकसभा का चुनाव वो हार गई थी, पप्पू यादव जीत गए थे। वही पप्पू यादव जिन्होंने इनको हराया, अब इनका समर्थन कर रहे हैं विधानसभा के उपचुनाव में। ये चुनाव जो बड़ा इंटरेस्टिंग होता हुआ दिखाई दे रहा है। जेडीयू वर्सेस आरजेडी ये चुनाव होगा, इसकी हम लोग बात करें। साथ साथ बिहार में एक बड़ी इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट ये हुई है, मनीष कुमार वर्मा नाम से एक उड़ीसा काडर के आईएएस अफसर हैं। ये आए थे डेपुटेशन पर बिहार, और फिर बिहार के होकर रह गए। आईएएस थे, यहाँ आए, कुछ साल 5 साल उन्होंने नौकरी करी, 1 साल का इनको एक्सटेंशन मिला। ये मुख्यमंत्री के एडवाइजर के तौर पर काम करते हैं। फिर अब इन्होंने फॉर्मली जेडीयू ज्वाइन कर ली है। तो पहले एक होते थे आरसीपी सिंह, वो भी ऐसे ही थे, आईएएस थे, रिटायर हुए, फिर बड़े खास हो गए नीतीश कुमार के। अब ये खासम खास बताए जा रहे हैं उनके। तो मैं एक बार जरा उपचुनाव का जिक्र कर दीजिए, फिर इनकी बात करते हैं। नहीं, देखिए, उपचुनाव जो शुरू में हम लोग बात कर रहे थे ना कि सीटें सिर्फ 13 हैं विधानसभा की, लेकिन हर सीट बड़ी रोचक है। अब जो रुपौली की सीट है, जो बीमा भारती है, वो यहाँ से 4-5 बार की विधायक रही हैं। जनता दल यूनाइटेड में पहले थी वो, अभी लालू जी के साथ चली गई। लालू जी ने उनको बुलाकर और बाकायदा पूर्णिया लड़ने को भेजा। पप्पू यादव से मुलाकात की, पप्पू यादव से कहे कि नहीं, आप मधेपुरा चले जाइए। बहुत, मतलब जिसको कहते हैं कि इस तरह का राजनीतिक द्वंद्व कम देखने को मिलता है। वो अपनी पार्टी मर्ज कर लेते हैं, फिर से निर्दलीय लड़ते हैं, और अब जीत गए हैं। पप्पू यादव ने बड़ा शानदार जीत हासिल की है। अब पप्पू यादव बीमा भारती को समर्थन क्यों कर रहे हैं, इसको समझना चाहिए।
पप्पू यादव को लगता है कि जो स्थितियां बन रही हैं, कांग्रेस उनको बिहार में लीडरशिप पोजीशन पर दे सकती है, उनको उस जगह पर ले जा सकती है। इसीलिए वो प्रियंका जी और राहुल जी की बड़ी तारीफ करते रहते हैं और उनको लगता है कि कांग्रेस के नेता के तौर पर उभरेंगे। लेकिन अगर लालू इसी तरह से अड़ंगा लगाते रहेंगे तो फिर वो कुछ कर नहीं पाएंगे। बीमा भारती को समर्थन देना एक तरह से कहें कि उस बार्गेन में अपनी तरफ से थोड़ा सा त्यागना जैसा है, एक तरह लालू जी को थोड़ा मनाना, लालू जी को मनाना जैसा है। अब ये जो सीट है, ये इतनी आसान सीट फिर भी नहीं बीमा भारती के लिए। भले वो कई बार की विधायक है, लेकिन जनता दल यू के लिहाज से देखें तो सामाजिक समीकरण के लिहाज से बड़ी महत्वपूर्ण सीट है। और एक तरह से इसमें एक तरह से सीधे सीधे कहें तो नीतीश कुमार बनाम लालू यादव एक सीट पर अगर मुकाबला है तो पूर्णिया के बाद वो ये सीट है। और ये मनीष कुमार, हाँ, बीमा भारती के बारे में बड़ी इंटरेस्टिंग बात है सर, दोनों से क्लोज है। 2005 में ये लालू प्रसाद यादव की पार्टी से एमएलए हुआ करती थी, बाद में ये नीतीश कुमार के साथ चली गई और फिर जब अभी विधानसभा चुनाव आए तो फिर वापस वो लोकसभा चुनाव के लिए बीजेपी कभी लगाएंगी, अभी कभी बीजेपी भी कभी नहीं रही, अभी दोनों की बीच झूलती रही है। मुझे लग रहा है अगर यहाँ हार जाएंगे तो फिर बीजेपी के दरवाजे हमेशा खुले ही है। हाँ, ये आईएएस अफसरों का मुख्यमंत्रियों के करीब होने का सिलसिला बिहार में भी चल रहा है, जैसे उड़ीसा में हो गए थे वो नवीन पटनायक के करीब। मनीष वर्मा, लेकिन मैं तो दूसरी बात कह रहा हूं, बड़ी जरूरी बात कह रहा हूं। नेताजी लोग समझ नहीं पाते, नेता हो के भी, कि ये आईएएस आपके काम नहीं आते हैं भैया। जिसने जिसने किसी आईएएस को आगे बढ़ाया है राजनीतिक तौर पर, उसका बेड़ा गर्क हुआ। उदाहरण नहीं, अभी ताजा तो वीके पांडियन से ही शुरू कीजिए। वीके पांडियन की ही वजह से पूरी जो नवीन पटनायक की छवि थी वो पूरी तरह से ध्वस्त हो गई। और उसके अलावा भी एकदम से कोई अभी तुरंत जिसको हम कहें कि नेता के तौर पर उत्तराधिकारी या उस तरह से नहीं, लेकिन आरसीपी सिंह कहें तो वो भी उसी श्रेणी में थे, राष्ट्रीय अध्यक्ष तक बना दिया था। उत्तर प्रदेश में ढेर सारे ऐसे अधिकारी रहे जो हर सरकार में खास रहते हैं, दूसरी सरकार में भी पा जाते हैं पद में। वो क्या उनकी वजह से कोई लाभ हुआ? आज तक नहीं हुआ। और ये लगभग हर राज्य में दिखता है। नेता को लगता है कि आईएएस है ना, अरे भाई आईएएस की कुर्सी पे बैठा है, वो जिस पोजीशन पे बैठा है उस पोजीशन की वजह से वो योग्य है, लायक है। जरा उससे हटा के दिखाइए वो कितना। दो बातें इनके बारे में, मनीष कुमार वर्मा के बारे में, और एक तो ये इनके नालंदा से ही आते हैं जहां से नीतीश कुमार आते हैं, दूसरा स्वजातीय भी है। हाँ, यही मनीष वर्मा मूल वही है कि कुर्मी जाति से आते हैं, तो वो भी एक वजह है। 10 साल का संपर्क रहा है, मतलब आपदा प्रबंधन भी ये देखते थे, अतिरिक्त सचिव भी थे। 10 साल नीतीश कुमार के साथ जुड़े रहे, तो नीतीश कुमार के साथ अंडरस्टैंडिंग इनकी बहुत अच्छी है। लेकिन ऐसा नहीं कहा ही जाता है कि सरकार यही बिल्कुल यही चला रहे थे बिल्कुल इसके अंदर। और अब ऐसा नहीं ये यही सरकार चला रहे हैं, ये सरकार ये पर्दे के पीछे से सरकार को चलाने वाले लोगों में। बिल्कुल। अच्छा, ये लोग कहते हैं कि जैसे राजनीति में संजय झा भी हैं, वैसे अधिकारी के तौर पर ये कमांड लेते हैं। तो मुझे लग रहा है कि बिहार के अंदर ही ऐसा नहीं है, मुझे लगता है कई ऐसे केंद्र के अधिकारी भी जो राजनीति में गए और सक्सेसफुल हो गए, जैसे AK शर्मा का आप देख सकते हैं उत्तर प्रदेश के अंदर। बड़ी तो ये नेता को क्यों नहीं मिलता साथ में सरकार चलाने के लिए, अफसर को क्यों ले लेते हैं? गए तो ठीक है, सक्सेसफुल हो गए इसकी तो समीक्षा होगी ना समीर जी। हाँ, लेकिन अभी तो मतलब बड़े विभाग है उनके पास, और जिस तरीके से है, लेकिन ऊर्जा मंत्री के तौर पर उनका प्रदर्शन तो उत्तर प्रदेश में बहुत अच्छा नहीं बताया जाता है। नहीं, ब्यूरोक्रेट नौकरी में होते हुए भी सरकार चलाएगा और रिटायरमेंट के बाद भी सरकार चलाएगा। देखिए सौरभ जी, सक्सेसफुल कौन ब्यूरोक्रेट है राजनीति में आके, ये अलग बात है। लेकिन जब आप कार्यकर्ताओं से बात करते हैं, जब आप लोअर लेवल पे, आप ग्राउंड पे बात करते हैं, तो अक्सर हमने देखा है कि लोग, वोटर जो है वो ये मानता है कि टेक्नोक्रेट को उनकी भाषा ही नहीं समझ आती, टेक्नोक्रेट को समझ ही नहीं आता है कि पल्स क्या है ग्राउंड लेवल पे। और दूसरी बात ये कि टेक्नोक्रेट के का एक मिजाज, उसकी जो ट्रेनिंग है वो बिल्कुल पॉलिटिक्स से बिल्कुल ऑपोजिट डायरेक्शन में चलती है जी। तो इसलिए ओवरऑल अगर हम देखा जाए ये सही तरीका नहीं। हम लोकतंत्र है, जब लोकतंत्र में एक मामूली सा एक एक्टिविस्ट है, वो बहुत सारी सीढ़ियां चढ़ता है और फिर जाके वो एमएलए के इलेक्शन वो लड़ पाता है। एक लाइन अगर कहें, ब्रेक एक लाइन, सिर्फ एक लाइन, मूल रूप से ऐसे अधिकारी जो बहुत पावरफुल होके आते हैं, ये एंटी डेमोक्रेटिक सेटअप। बिल्कुल, एक लाइन में अगर आप समझिए, इसीलिए हमेशा राजनीति का नुकसान करता है।